गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री का, चैप्टर नंबर 7 फ्रॉम बुक बी, वीवर्स, आयरन स्मेल्टर्स एंड फैक्ट्री ओनर्स। बेसिकली इस चैप्टर में हम जो वीवर्स मतलब एंशिएंट इंडिया के वीवर्स है ना, आज़ादी से पहले के वीवर्स के बारे में जानेंगे। वीवर्स बेसिकली वो होते थे जो कि कपड़ा बनाते थे, है ना, टेक्सटाइल से रिलेटेड हम बोल सकते हैं। और आयरन स्मेल्टर्स जैसे कि आप समझ गए हैं, जो बेसिकली ऐसे कारोबारी थे जो कि लोहे से रिलेटेड जो भी चीज़ें बनानी होती थी, हथियार हो गए या यूटेंसिल्स हो गए, इनके बारे में जानेंगे। इसके साथ साथ जो फैक्ट्री ओनर्स थे, और इसके साथ साथ हम यही पढ़ेंगे कैसे ब्रिटिशर्स के अराइवल के बाद इनकी कंडीशंस कैसी होगी। ओके, सो जैसे ही आप चैप्टर नंबर 1 ओपन करते हैं, सो वहाँ पर आपको 2 इमेजेस दिखेगी। सबसे पहली इमेजेस है हाउ डिड, जो बेसिकली जो पहला टॉपिक है वो है हाउ डिड मैकेनिकल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स स्टार्ट इन ब्रिटेन। सबसे पहले मैकेनिकल प्रोडक्शन गुड्स का कैसे तैयार हो। मैकेनिकल प्रोडक्शन गुड्स का तैयार होना मतलब कि मशीन से प्रोडक्शन कैसे स्टार्ट हुआ ब्रिटेन में। अब अगर आप 2 इमेजेस देखते हैं तो एक इमेज में है कि एक पर्सन, एक पर्टिकुलर लेडी जो है वो खुद ही स्पिनिंग व्हील से मदद से वो कॉटन को वीव करना, उसका यार्न बनाना की कोशिश करती है। उसके बाद फिर उसके आगे जाके जो प्रोसीडिंग्स होती है इसके बारे में। वहीं अगर आप इमेज 2 देखेंगे, एक लार्ज स्केल में एक फैक्ट्री है जहाँ पर जो क्लॉथ्स के जो यार्न है उसका प्रोडक्शन करने में की प्रोसेस है। तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि थाउजेंड्स ऑफ मीन्स बहुत सारी मशीन्स है और बहुत सारे ऐसे वर्कर्स हैं जो वहाँ पर उस फैक्ट्री में काम कर रहे हैं। ओके, सो ये डिफरेंट वेज ऑफ प्रोडक्शन था। बेसिकली एक वो वाला टाइम का प्रोडक्शन है जब मशीन्स का इन्वेंशन नहीं हुआ था, और एक इस टाइप का जबकि आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ मशीन्स। ओके, अब रीजन क्या है कि बड़ी फैक्ट्रीज क्यों ज़्यादा, या फिर फैक्ट्रीज का होना क्यों ज़्यादा नेसेसरी, क्योंकि जितनी ज़्यादा बड़ी फैक्ट्री होती है जिसमें जितने ज़्यादा मैकेनिकल मशीन्स होती हैं उसमें क्या होता है कि प्रोडक्शन आपका बढ़ता है, एक लार्ज क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन आपका यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। नाउ बिग फैक्ट्रीज प्रोड्यूस लार्ज क्वांटिटीज ऑफ गुड बाय यूजिंग मॉडर्न टेक्नोलॉजी and employing more workers. However, before the establishment of factories, people produced goods such as cloth, furniture and tools in homes or small rural shops using hand tools and simple machine. है ना, बड़ी फैक्ट्रीज जो करती हैं लार्ज प्रोडक्शन करती हैं ड्यू टू द मॉडर्न टेक्नोलॉजी। ओके, और उसके साथ साथ बहुत सारे वर्कर्स को एम्प्लॉयमेंट भी मिलता है। पर लेकिन फैक्ट्रीज के एस्टैब्लिशमेंट होने से पहले पीपल जो चाहे वो कपड़े बनाते हों, चाहे वो फर्नीचर से रिलेटेड काम करते हों, ये वो खुद करते थे, या फिर जो सिंपल मशीन्स होती थी उनके थ्रू वो करते थे। तो वो बेसिकली अपने घरों में या छोटी मोटी शॉप्स पर बैठकर वो काम करते थे। Now, from the mid of the 18th century, technological advancement in Britain changed the method of producing goods. In the mid of 18th century, ब्रिटेन में टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुआ जिसकी वजह से जो भी गुड्स वो प्रोड्यूस करते थे उसमें चेंजेस आने लग गए। न्यू एडवांस्ड मशीन्स रिप्लेस हैंड टूल्स एंड सिंपल मशीन्स। सब्सिक्वेंटली फैक्ट्रीज वर established to produce goods in large quantities. In the first half of 19th century, Britain became the leading industrial nation due to the mechanized production of cotton टेक्सटाइल। ओके, अब जैसे जैसे न्यू एडवांस मशीन जो है उन्होंने हैंड टूल्स को, सिंपल मशीन्स को रिप्लेस किया और धीरे धीरे फैक्ट्रीज स्टैब्लिश होने लग गई और वहां पे लार्ज क्वांटिटी ऑफ गुड्स बनने लगा। तो इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी ब्रिटेन एक तरीके एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल नेशन बन गया। ओके, जो कि मैकेनाइज्ड प्रोडक्शन ऑफ कॉटन टेक्सटाइल कर रहा था। सबसे ज्यादा कॉटन टेक्सटाइल में उसमें मैकेनाइज्ड प्रोडक्शन कर रहा था ब्रिटेन। नाउ सिंस 1850s द आयरन एंड द स्टील इंडस्ट्री हैड आल्सो स्टार्टेड इन द ब्रिटेन। और 1850s से आयरन और स्टील इंडस्ट्री भी स्टार्ट हो गई थी ब्रिटेन। Thus the country came to be known as the workshop of the world। और कहीं ना कहीं ब्रिटेन एक ऐसी कंट्री था जो अदर कंट्रीज को भी अपना प्रोडक्ट से सेल कर रहा था। इसी वजह से इसका नाम पड़ गया था द वर्कशॉप ऑफ द वर्ल्ड। ओके, मतलब एक तरीके की फैक्ट्री हो गई पूरे वर्ल्ड में। With remarkable increase in the production of factory-made goods, factory owners and traders began looking for new markets all over the world to sell their surplus goods। अब हुआ क्या, जिससे ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ गई, उनका प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होने लगा
तो जो वहाँ के जो फैक्ट्री ओनर्स थे उन्होंने ये सोचा कि क्यों ना हम नई जगहों को ढूंढे जिससे कि जो भी हमारा जो जितना इतना ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है उसको उस प्रोडक्ट्स को अपने गुड्स को हम अदर कंट्रीज में भी सेल कर पाए। नाउ ड्यूरिंग दिस टाइम इंडिया वाज ए ब्रिटिश कॉलोनी। और इसी दौरान इंडिया जो था एक ब्रिटिश कॉलोनी का हिस्सा था, यानी कि ब्रिटिशर्स का हमारे इंडिया पर राज था। बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन बिगेन इन ब्रिटेन द डिमांड फॉर हैंडमेड गुड प्रोड्यूस्ड इन इंडिया वाज हाई अक्रॉस द वर्ल्ड। अब जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन होने से पहले, यानी कि इंग्लैंड में या ब्रिटेन में जब इंडस्ट्री सेटअप नहीं हुई थी, तो उस समय इंडिया के जो हैंडमेड प्रोडक्ट्स थे वो ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत ज्यादा फेमस थे, उनकी बहुत ज्यादा डिमांड थी। यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज अर्न ह्यूज प्रॉफिट बाय सेलिंग दिस प्रोडक्ट्स इन इंटरनेशनल मार्केट। और जितनी भी यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज हुआ करती थी उन्होंने खूब मुनाफा कमाया था अपने जो ये हैंडमेड प्रोडक्ट जो सेल करके इंडिया के। However, the mechanical production of goods in Britain had far-reaching effects on Indian crafts and trade, especially on textile and iron and steel industry. अब जब ब्रिटेन में जब मैकेनिकल यानी फैक्ट्रीज स्टैब्लिश हुई तो उससे बहुत ज्यादा असर पड़ा हमारे इंडियन हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्शंस को, ओके, जिसमें सबसे ज्यादा टेक्सटाइल इंडस्ट्री और आयरन स्टील इंडस्ट्रीज पे इफेक्ट पड़ा। तो इस लेट अस एक्सप्लोर हाउ ट्रेड एंड प्रोडक्शन ऑफ टेक्सटाइल इन इंडिया चेंज आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन इन ब्रिटेन। अब हम इस चैप्टर में बेसिकली यही पढ़ेंगे कि कैसे ब्रिटेन में जो मैकेनिकल प्रोडक्शन या फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी फैक्ट्री सेटअप हुई तो इंडियन प्रोडक्शन में या इंडियन टेक्सटाइल के प्रोडक्शन में कौन कौन से चेंजेस आए, ओके। In the 16th century, many European trading companies started arriving in India to buy Indian textiles that were in great demand in Europe. The companies made huge profit by selling Indian textiles in Europe at higher prices. Around 1750, before the British conquest of Bengal, India was the world's largest producer of cotton textile. Okay. Okay. सो 16th सेंचुरी में तक आते आते बहुत सारी यूरोपियन कंपनीज इंडिया में आना स्टार्ट हो गई और यहाँ से इंडिया की जो टेक्सटाइल्स हैं, ओके, इंडियन टेक्सटाइल है वो बहुत ज़्यादा डिमांड्स में होने लगे। बेसिकली यहाँ पे जो सिल्क था, मसलिन्स थे, ये हम इसके बारे में थोड़ा जानेंगे आगे जाके। तो इन सारी चीज़ें इंडियन टेक्सटाइल बहुत ज़्यादा ग्रेट डिमांड में था पूरी यूरोपियन कंट्रीज में, ओके। द कंपनी जो कंपनी यहाँ से जो टेक्सटाइल का जितना भी सामान ले जाके दूसरे कंट्रीज में सेल करती थी बहुत ज्यादा हाई ह्यूज प्रॉफिट्स अर्न करती थी। अराउंड 750 बिफोर द ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल, इंडिया वाज द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन टेक्सटाइल। ब्रिटिशर्स के आने से पहले जब तक उन्होंने बंगाल को कॉन्क्वर नहीं करा था तब से पहले तक इंडिया दुनिया का सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था कॉटन टेक्सटाइल यानी कॉटन प्रोड्यूस करने में। इंडिया वाज फेमस फॉर फाइन क्वालिटी ऑफ टेक्सटाइल्स, एलिगेंट डिजाइन एंड एक्सीलेंट हैंडवर्क। इंडिया जो फेमस था अपने अच्छी क्वालिटी ऑफ टेक्सटाइल के लिए फेमस था, अपने अच्छे एलिगेंट डिजाइन के लिए और एक अच्छी हाथ से करी गई कारीगरी की वजह से। फॉर सेंचुरीज द कंट्रीज वाज इन्वॉल्व इन एक्टिव ट्रेड विद साउथ वेस्ट एंड सेंट्रल एशिया। बहुत लंबे समय तक जो इंडियन जो ट्रेडर्स थे वो साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट और सेंट्रल एशिया में ट्रेड कर रहे थे। नाउ वर्ड्स टेल अस हिस्ट्रीज, ओके। ये एक टॉपिक है, इसके बारे में जानते हैं कि कौन कौन सी चीजें हमारे इतिहास के बारे में बताते हैं, ओके। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो कि नाम से या किसी प्लेस के नाम से जाने जाते हैं। Suppose many Indian words related to textile made their way to the English language due to textile trade between India and Europe. अब ऐसे बहुत सारे नाम थे प्रोडक्ट्स के जो कि जिनका जो नाम था वो बेसिकली इंडियन नाम था, पर लेकिन हमें कुछ चेंजेस करके इंग्लिश लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया गया। बिकॉज रीजन ये था कि जो इंडिया जो ट्रेड था यूरोपियन कंट्रीज में वो लिंक्ड था बिटवीन इंडिया एंड यूरोप। सो वहाँ की लैंग्वेजेस कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करते, वहाँ पे जो मोस्टली उस समय जो लैंग्वेज चलती थी वो इंग्लिश लैंग्वेज चलती थी। Let us find out some such words originated, what they tell us. Arab merchants used to carry fine cotton cloths from India to a city known as Mosul in present day Iran. अब ऐसे बहुत सारे अरेबियन मर्चेंट्स थे जो कि इंडिया से कॉटन
के सामान या कॉटन के कपड़े ले जाते थे कौन सी जगह पे, मूसल ले जाते थे, जो कि आज की तारीख में उसे इराक कंट्री कहा जाता है. ओके, यूरोपियन ट्रेडर्स chanced upon the fine cotton cloth in Mosul for the first time. They start call all fine woven textile as मुस्लिम. अब यूरोपियन जो ट्रेडर्स थे उनको सबसे पहले कॉटन, जो फाइन कॉटन जो चीज थी वो कहाँ से मिली उनको, मोसल से. उनको इन्होंने इंडिया से डायरेक्ट नहीं खरीदी, उन्होंने कहाँ से खरीदी, इराक से, मोसल से. अब सेम्स वो उन्होंने मोसल से वो चीज खरीदी तो उन्होंने उस टेक्सटाइल का नाम मोसल से मुस्लिम रख दिया. Okay, Muslim. When the Portuguese first came to India, they landed in Calicut in Kerala. The cotton textile they started carried back to Europe became popular as calico. अब जब पोर्टुगीज ट्रेडर्स पहली बार जब इंडिया आए तो सबसे पहले कहाँ लैंड करे, कैलिकट, जो कि केरला में. ओके, अब वहां पर जो कॉटन टेक्सटाइल जब वो वापस वहां पर लेके गए तो उन्होंने उस कॉटन टेक्सटाइल का नाम क्या रख दिया, कैलिको. A word derived from the name of the city. जो कैलिकट जो सिटी का नाम था उस नाम से उन्होंने कैलिको वर्ड ढूंढा. With time, calico became the general name for all cotton textile. और जैसे जैसे समय बढ़ता गया कैलिको एक तरीके का बहुत बड़ा नाम, एक जनरल नाम बन गया कॉटन टेक्सटाइल के लिए. Now printed cotton cloth called chintz, causes or khas and bandana were exported in bulk टू यूरोप. अब जो प्रिंटिंग होती है ना, जो जिसको कि हम बोलते हैं डाई से किसी कपड़े पे जो प्रिंटिंग होती है ना, आपने वेरियस कलर के प्रिंट्स देखे होंगे, ये सबको बंदना बोलते थे या फिर खस्सा बोलते थे. ये सब चीजें प्रिंटेड क्लॉथ जो होता था, ये सब चीजें कहाँ बल्क बहुत ज्यादा अमाउंट में कहाँ पे इम्पोर्ट होती थी, यूरोप में, यानी कि इंडिया से यूरोप में ले जाया जाता था. अब ये वर्ड चीन जो है डिराइव किया गया है छींट से. यहाँ पे इंडिया में उस क्लॉथ को उस समय पीपल से, आज भी बहुत सारे पीपल्स छींट ही बोलते हैं, छींट. तो इस वर्ड को उन्होंने हिंदी वर्ड छींट से लिया और आगे जाके यूरोपियन कंट्रीज में इस क्लॉथ का नाम चींट्स पड़ गया. फ्रॉम द 1680s प्रिंटेड इंडियन कॉटन टेक्सटाइल बिकेम वेरी पॉपुलर इन इंग्लैंड एंड यूरोप. और जो प्रिंटेड कॉटन टेक्सटाइल थी ये सबसे ज्यादा पॉपुलर, सबसे ज्यादा कहाँ हुई, इंग्लैंड और यूरोपियन कंट्रीज में. पीपल जो थे, वहां के जो पीपल्स थे, उन्होंने बहुत ज्यादा वो लव करते थे इस टाइप के जो बेसिकली डिजाइन रहते थे, उसमें फूल मंडे हुए रहते थे और बहुत सारे डिजाइन रहती थी. और सबसे इम्पोर्टेंटली चीप प्राइस में, बहुत सस्ते प्राइस में इंडिया से वो उनको मिलते थे. सो wealthy and aristocratic peoples of England, including the Queen, wore clothes made from Indian fabrics. और जो वहाँ के शाही घराने होते थे या फिर जो पैसे वाले घराने होते थे, यहाँ तक कि वहाँ की जो रानी थी क्वीन, वो भी इंडिया से आए हुए फैब्रिक के कपड़े ही पहनती थी. मतलब आप सोच सकते हो कि इंडियन टेक्सटाइल उस समय कितना बड़ा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था और कितना उसका नाम चलता था. Similarly, the word bandana is originated from the Hindi word बंधन. बंधन, ओके, जो वर्ड बंधना है, ओके, ये जो वर्ड है हिंदी वर्ड बंधना से ही ओरिजिनेट किया गया है, जो कि टाइम करना, मतलब कि जो अलग अलग रेशियो के धागे होते हैं उनको एक उसमें बांधना, उसको बेसिकली बंधना जो वर्ड है, बंधना बेसिकली उसको टाई करते हैं कपड़े, जो उनके जो यार्न्स बनते हैं, जो एक जो आप बोल सकते हैं कि एक सूट का जो धागा होता है उन सबको एक साथ टाई करके एक जो क्लॉथ बना जाता है उस पूरी टेक्निक को बंधना टेक्निक बोलते हैं. ओके, और दिस नेम रिफर्स टू टाइंग एंड डाइंग मेथड यूज इन द गुजरात. ये जो टाइंग मेथड जो होती थी गुजरात की होती थी. पहले इसको अच्छे से बांधते थे, फिर उनमें वेरियस कलर के जो रंग है प्रिंट करते थे. ओके, जो भी चीजें प्रिंट करनी रहती थी, चाहे फ्लावर हो या कोई डिजाइन हो या कोई टेक्सचर हो, वो लोग इससे डाइंग मेथड से लोग प्रिंट करते थे. ओके, इसके साथ साथ गुजरात के साथ साथ राजस्थान भी बहुत ही हाई या ब्राइटली प्रोड्यूस्ड कलर्ड क्लॉथ प्रिंट करता था, मतलब इंपोर्ट या मतलब प्रोड्यूस करता था. ड्यूरिंग दिस टाइम देयर वर मेनी क्लोथ्स दैट वर नोन बाय द प्लेस ऑफ देयर ओरिजिन. दिस इंक्लूडेड क्लोथ फ्रॉम पटना, उड़ीसा, प्रेजेंट डे ओडिशा, कासिम बाजार, कोलकाता, प्रेजेंट डे कोलकाता एंड शाहपुर. इनके अलावा भी और भी ऐसे प्लेसेस थे जहां से ये अलग अलग टेक्सटाइल जो थे वो ओरिजिनेट होते थे. उन्हीं में से जो थे पटना, उड़ीसा, कासिम बाजार, इन जगहों से भी कॉटन टेक्सटाइल या टेक्सटाइल मटेरियल प्रोड्यूस होता था. अब इसी में डीडी नो एक है मुलमुल खास और द किंग्स मुस्लिम इज द फाइनेस्ट वेराइटी ऑफ इंडियन मुस्लिम. An attire or a sari made of malmal, Tuscan
पास थ्रू अ रिंग। ऐसा माना जाता है कि जो मुलमुल खास है या मलमल का जो कपड़ा होता है ना, आपने देखा हो मलमल का कपड़ा बहुत ही फाइन वैरायटी होता है इंडियन मुस्लिम का। आई थिंक आज भी है और इन एंशियंट टाइम भी होता था। बेसिकली मलमल के कपड़े की पहले बहुत साड़ियाँ बहुत बनती थी इससे। ओके, नाउ पेज नंबर 4 में आप आज जैसे ही आओगे तो यहाँ पे आपको वेरियस टाइप ऑफ जो फीचर्स हैं इंडियन क्लॉथ्स के उसके बारे में दिखेंगे। इसके मैं आपको आंसर्स भेज दूंगा इस एक्टिविटी के। इस बेसिकली यहाँ पर आपको कलर, पैटर्न और डिजाइन और टेक्सचर, ये तीनों चारों चीजें दिख जाएंगी, है ना। डिजाइन उस समय कैसे बनाते थे, उस समय कलर कौन कौन से यूज करते थे, टेक्सचर कौन कौन से यूज करते थे। ओके, इन सब चीजों के बारे में हम आपको इनके इमेजेस भेज दूंगा इनके आंसर्स की। ओके, इसकी आप चिंता मत कीजिएगा। सर ये जो इमेज थी वो उस समय की इंडियन फैब्रिक और ड्रेसेस की हैं जो कि 18th सेंचुरी में उस समय बनती थी। आपको बस ऑब्जर्व करना है और आपको एक फाइंड करना है कौन कौन से उस समय लोग टेक्सचर्स, फैब्रिक्स यूज करते थे, पैटर्न्स किस टाइप के थे। बेसिकली आपके स्टडी करने का लिए है कि उस समय कौन कौन से टाइप के फैब्रिक्स या उस समय कौन कौन से टेक्सचर्स वो लोग हमारे इंडियन जो वीवर्स थे वो प्रोवाइड करते थे। ओके, out of many varieties of the Indian cotton and silk textiles imported from European countries, jeans, muslin and jamdani, bandana and patola were highly popular because of their unique design and texture. इनमें सबसे ज्यादा जो फेमस जो चीजें थी यूरोपियन कंट्रीज में, एक जीन्स का कपड़ा होता था, एक मुस्लिम का कपड़ा होता था, एक बंदना होता था, एक जामदानी होती थी, एक पटोला होती थी। ये सारा बहुत ज्यादा पॉपुलर प्रोडक्ट्स या फिर पॉपुलर टेक्सचर्स, डिजाइंस या फिर एक तरह से बहुत ही पॉपुलर टेक्सटाइल्स हुआ करते जो कि बहुत ज्यादा अपनी यूनिक डिजाइन और टेक्सचर की वजह से जाना जाते थे और इसी वजह से ये लोग बहुत ज्यादा फेमस थे। ओके, आइए इनके बारे में थोड़ा जानते हैं इनकी क्या स्पेशलिटी। लाइक चेन्स इज अ फाइन कॉटन क्लॉथ दैट इज यूजुअली हैंड प्रिंटेड विद ब्राइट एंड कलरफुल फ्लोरल पैटर्न्स ऑन लाइट प्लेन बैकग्राउंड। बेसिकली चेन्स का जो टेक्सटाइल होता था, कपड़ा होता था, बेसिकली लाइट कलर्ड कपड़ा होता था जिसपे कि लोग प्रिंटिंग करते थे, बहुत ही ब्राइट और कलरफुल रंगों से पैटर्न्स बनाते थे। ओके, वाइल मौसलीपट्टनम वॉज फेमस प्रोडक्शन सेंटर ऑफ द चेन। सबसे ज्यादा प्रोडक्शन जो मुस्लिम का होता था मौसलीपट्टनम में होता था। ईरान और यूरोप ये दो ऐसे मेन कंट्रीज थी जो कि यहाँ से सामान लेके अपने कंट्रीज में सेल करती थी। Now, bandana. Bandana refers to a brightly colored printed scarf for the neck or head produced through the tie and dye method. बंदना के जो कपड़े होते थे बेसिकली इससे सबसे ज्यादा स्कार्फ बनाते थे, जो गले में जो स्कार्फ डालते हैं उसके लिए, या सिर पे जो स्कार्फ बांधना हो, ये बेसिकली टाई और डाई मेथड यूज किया जाता था, जो कि आज भी इनफैक्ट आज के मॉडर्न टाइम में भी टाई और डाई मेथड आज भी यूज किया जाता है, जिसको कि हम बंदनी के नाम से जानते हैं। ओके, पटोला के बारे में जानते हैं। पटोला हैज एनिमल एब्स्ट्रैक्ट और जियोमेट्रिक डिजाइन। अब बेसिकली पटोला फैब्रिक ऐसा था जो कि जो किसी भी कपड़े में किसी भी एनिमल से रिलेटेड या कोई जियोमेट्रिक डिजाइन होता था उसका जब प्रिंट किया जाता था उसको हम बोलते थे पटोला। इट इज प्रोड्यूस बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ द टेक्निक ऑफ टाई एंड डाई एंड वीविंग। इसमें दोनों मेथड का यूज किया जाता है। टाई एंड डाई मेथड में क्या होता है कि जो धागों के जो रेशे हैं उनको टाई किया जाता है, फिर उसके बाद में उनमें प्रिंट किया जाता है। इसमें दोनों टेक्निक यूज की जाती है। टाई की मेथड भी यूज करते हैं, वीविंग यानी कि हाथ से सिलने वाली मेथड भी यूज की जाती थी। वीविंग आपने मशीन देखी होगी, आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं वीविंग मशीन, हमारी आज की मॉडर्न वीविंग मशीन कैसी होती है और एंशिएंट वीविंग मशीन कैसे होती है, या सर्च कर सकते हैं। ओके, बेसिकली पूरा सेटअप होता है जिसमें बहुत सारे ऐसे थ्रेड्स दिखाए जाते हैं और उसमें एक एक धागे के रेशे को बुना जाता है। ओके, वीविंग का मतलब होता है बुनना। इट वॉज वूवन इन सूरत, अहमदाबाद एंड पाटन। ओके, ये तीन जगहों पे सूरत, अहमदाबाद और पाटन में वीव किया जाता था। पटोला वॉज हाईली वैल्यूड इन इंडोनेशिया। सबसे ज्यादा इसकी जो मार्केटिंग या फिर मार्केट था इसका इंडोनेशिया में था। नाउ मसलिन इज ए क्लॉथ, कॉटन फैब्रिक और ए प्लेन वीव, है ना। इट इज मेड अप अ वाइड रेंज ऑफ फाइनेस फ्रॉम वेरी थिन, लाइट एंड डेलिकेट फैब्रिक्स टू कोर्स सिल्क। मुस्लिन ऑफ ढाका was one of the softest and the finest fabric of the times, है ना। मुस्लिम जो थे बेसिकली कॉटन का सबसे अच्छा और सबसे हल्का मटेरियल जो जिसका धागा जो होता था बहुत ज्यादा हल्का, बहुत ज्यादा ब्राइट, बहुत ज्यादा
जो फाइननेस जो होती है उसको बहुत ज़्यादा, मतलब जो कपड़े की जो धागा बहुत ज़्यादा थिन होता था, लाइट होता था और बहुत ज़्यादा कहते हैं ना डेलिकेट, मतलब बहुत इजीली फट जाए ऐसा फैब्रिक होता था। बट लेकिन उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा थी बिकॉज उसके जो कलर थे बहुत ज़्यादा ब्राइट थे, बहुत ज़्यादा डिमांडिंग था। ओके, सो ये जो मुस्लिम जो था ढाका में ढाका से सबसे ज़्यादा फेमस हुआ था। बेसिकली ढाका आज के मॉडर्न टाइम में मे बी इन द डेक्कन प्लेटू है। ओके, आई जस्ट मेकिंग इट कंफर्म। ढाका इज इन द बांग्लादेश। ओके, अगर हम आज के मॉडर्न ज्योग्राफिकल कंडीशन देखें तो बांग्लादेश में है ढाका, वहाँ पर ये सबसे ज़्यादा फेमस हुआ करता था। इसके अलावा एक जामदनी जो था, एक फाइन मुस्लिम, वो भी एक टाइप की मुस्लिम फैब्रिक ही था, जिसमें जैसे मुस्लिम जो था पूरा प्लेन रहता, उसमें कोई प्रिंटिंग नहीं रहती थी। वेयर एज जामदनी में क्या होता था, उस मुस्लिम में क्या करते थे, ये लोग डिजाइन लगाते थे, डेकोरेटिव डिजाइन लगा देते थे, लूम लगा देते थे। ओके, ट्रेडिशनली इट हैज ए वीव ऑफ ए ग्रे एंड व्हाइट थ्रेड्स। अगर इसका जो थ्रेड यूज किया जाता था, इसमें या तो ग्रे कलर का थ्रेड यूज किया जाता था या व्हाइट कलर का। जामदनी में इसी कलर में कपड़े मिलते थे। ढाका इन प्रेजेंट डे बांग्लादेश एंड लखनऊ इन प्रेजेंट डे उत्तर प्रदेश वर मोस्ट इम्पोर्टेंट सेंटर्स ऑफ जामदनी वीविंग। इनमें बांग्लादेश और उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा वीव किया जाता है। बांग्लादेश में ढाका में प्रिंट ये क्लॉथ बनाया जाता था और उत्तर प्रदेश में लखनऊ में बनाया जाता था। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग चैलेंजेस फेस देखेंगे, कौन कौन चैलेंजेस फेस किए इंडियन टेक्सटाइल कंपनीज ने जब यूरोपियन मार्केट्स में ने जब क्लॉथ को वहाँ पर जो इंडियंस जो क्लॉथ है उनकी जो इम्पोर्ट है उस पर रोक लगा दी थी। वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया था, तो ऑब्वियसली वो वहीं पे बनाएंगे, वहीं पे सेल करेंगे। तो इंडियन वीवर्स पर या इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज पे क्या असर पड़ा, ओके, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। ओके, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।